नमस्कार। आज हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने और लिखने में संबंध के बारे में अध्ययन करेंगे कि पढ़ने और लिखने में क्या संबंध है, किस प्रकार का संबंध होता है पढ़ने और लिखने में, और किस प्रकार के पक्ष में ये काम करता है, किस पक्ष में ये काम देखने को होता। तो पढ़ना और लिखना जो दोनों ही स्किल्स हैं, यह इसमें ज्ञानात्मक पक्ष अधिक होता है। पढ़ने और लिखने में ज्ञानात्मक पक्ष अधिक होता है और यह संप्रेषण प्रवाह बोलने और सुनने के समान ही है, क्योंकि उसमें एक बोलता है और दूसरा सुनता है। वक्ता बोलता है, श्रोता सुनता है। इसमें भी एक व्यक्ति लिखता है, दूसरे पढ़ते हैं, तो यही उसके समान ही है। और जो अंतः क्रिया है वो अप्रत्यक्ष रूप से इसमें लेखक और पाठक के बीच में होती है। उसमें प्रत्यक्ष रूप से जो बोलता है और दूसरा सुनता है प्रत्यक्ष रूप से होता है, लेकिन ये अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि लिखा हुआ कोई भी, तो इस प्रकार ये अप्रत्यक्ष रूप से होती है। जैसे मैंने ये लिखा, अब आप यहाँ नहीं, कभी भी इसको आप पढ़ सकते हो, तो ये अप्रत्यक्ष रूप से होती है। किताबों में लिखा हुआ, लेखक ने लिखा है, आप कभी भी उसको पढ़ते हो, तो ये अप्रत्यक्ष रूप से, इस प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से लेखक और पाठक में अंतः क्रिया होती है। भाषा संकेतों और चिन्हों तक के संपादन को अनुभव उसमें प्रदान किए जाते हैं। भाषा संकेत यानी जो लिपि होती है, जो लिखे हुए होते हैं, और चिन्ह, कई बार हम चिन्ह देख के पहचानते हैं, या अल्पविराम, अर्धविराम, या कुछ चिन्ह उसमें दिए जाते हैं। तो इस प्रकार भाषा के माध्यम से विचार और भावों को पढ़ने वाला समझता है, पाठक समझता है। लिखने और पढ़ने में जो संप्रेषण प्रवाह है वो भी शिक्षक और छात्रों के मध्य जब होता है, तो हम जब कक्षा की बात करते हैं तो संप्रेषण प्रवाह शिक्षक और छात्रों के मध्य होता है। शिक्षक श्यामपट्ट पर लिखता है और छात्र उसको अध्ययन करता है उसका। तो उसे जब अध्ययन करके उसके जब पढ़कर लिखे हुए भाव और विचार को वो बोध प्रदान करता है, वो समझता है। जो लिखे हुए भाव और विचार हैं उसको पढ़ने के बाद वो समझता है, और लेखक अपने भावों और विचारों को लिखता है। इसी प्रकार पाठक उन्हें पढ़कर समझता है। इस चित्र में देखिए, शिक्षक और छात्र। शिक्षक लिखता है पाठ्य वस्तु, जो पाठ्य वस्तु होती है उसको लिखता है, और छात्र उसको पढ़ते हैं। उसको किसी न किसी कोई ना कोई विधि होती है, विधि के माध्यम से लिखता है। लिखने की भी एक विधि होती है, और वो पाठ्य वस्तु के, जो पाठ्य वस्तु है वो ब्लैक बोर्ड पर लिखता है, और छात्र उसको पढ़कर ग्रहण करते हैं। छात्र वापस अपनी कॉपी में लिखते हैं। सामग्री कॉपी और पेन से, वो अपनी कॉपी और पेन से अपनी कॉपी में लिखते हैं, अपनी डायरी में, नोटबुक में, और शिक्षक को वापस उसको पढ़ता है। यानी इस प्रकार से ये चक्र चलता रहता है, लिखना और पढ़ना। उसमें सुनने और बोलने में अध्यापक बोलता है, छात्र सुनते हैं, वापस छात्र बोलते हैं और अध्यापक सुनता है। इस प्रकार से एक चक्र चलता है। और इस संप्रेषण प्रभाव में शिक्षक श्यामपट्ट पर लिखता है, छात्र उसको पढ़कर समझने का प्रयास करता है, और छात्र के लिखे हुए काम को शिक्षक वापस पढ़ लेता है, उसे समझने का प्रयास करता है, और उस काम में सुधार भी करता है। जो छात्र जो लिखते हैं उस काम में वो शिक्षक सुधार भी करता है, जिससे छात्र में लिखने का कौशल विकास होता है, लिखने का कौशल विकसित होता है। कि किस, चूंकि वो देख कर लिखता है, फिर भी छात्र गलतियां कर देता है। वापस
शिक्षक उसको सुधारना है, सुधारने को कहता है कि ये इसमें गलतियां हैं, इस प्रकार इसको सुधारो। वो सुधारता है और छात्र में लिखने का कौशल विकसित होता है। शिक्षक किसी भी विधि का प्रयोग क्यों न करे, तत्व और कौशल का उपयोग हमेशा ही इसी का किया जाता है, इन्हीं तत्व और कौशल का उपयोग किया जाता है। वाचन और लिखने के कौशल में पाठ्य वस्तु का और संप्रेषण का क्रम एक सा रहता है। इसी प्रकार सुनने और पढ़ने में जो कौशलों का क्रम है वो भी इसी प्रकार का रहता है। अंतःक्रिया में वाचन और सुनने के कौशलों का संपादन एक साथ किया जाता है। जब अंतःक्रिया होती है तो वाचन और सुनना, पढ़ते हैं वो सुनते हैं, उन कौशलों का संपादन एक साथ होता है। इसी प्रकार लिखने और पढ़ने का जो कौशल है वो भी एक साथ होता है। जब अध्यापक लिखता जाता है, छात्र उसको पढ़ते जाते हैं। और लेखक के और चूंकि इस प्रकार जो लिखने और पढ़ने का एक साथ जब कौशलों का प्रयोग होता है तो वहां पर जो शिक्षक बोलता है वो सुनते हैं और यहाँ पर जो लिखता है वो पढ़ते हैं। एक साथ इसका प्रयोग होता है और एक ही जैसा होता है। चूंकि भाव, विचार, ये सारे और विचारों की अभिव्यक्ति, ये सारे के सारे भाषा का एक सशक्त माध्यम है और उसमें बोलकर अभिव्यक्ति करता है, इसमें लिखकर अभिव्यक्ति करता है। शिक्षक उसमें बोलकर अपने भावों की अभिव्यक्ति करता है और लिखने और पढ़ने के दौरान लिखकर अभिव्यक्ति करता है। इनमें दोनों में दो तत्वों को महत्व दिया जाता है, भाव, विचार और पाठ्य वस्तु और अभिव्यक्ति और संप्रेषण। हमेशा ही सब में दो तत्वों को महत्व ज्यादा दिया जाता है। एक तो है भाव, विचार या पाठ्य वस्तु और दूसरी होती है अभिव्यक्ति या संप्रेषण। भाषा कौशलों में इन्हीं भाषाई तत्वों का प्रवाह रूप से संप्रेषण प्रवाह उत्पन्न किया जाता है। कोई भी भाषा कौशल एकल रूप में उपयोग नहीं, किसी भी भाषा कौशल का एकल रूप में कभी भी उपयोग नहीं किया जा सकता। अभी तो भाषा कौशलों को जोड़े के रूप में प्रयोग किया जाता है। कैसे? जैसे भाव, विचार और पाठ्य वस्तु या अभिव्यक्ति या भाव, विचार। जब भाव अंदर आते हैं, विचार आते हैं तो अभिव्यक्त होता है, तब अभिव्यक्त होता है, तब अभिव्यक्ति करते हैं। अपने अंदर कोई भाव ही नहीं आएंगे तो हम अभिव्यक्त क्या करेंगे, क्या बोलेंगे? भावों को ही तो अभिव्यक्ति है भाषा, भावों की अभिव्यक्ति तो भाषा है। और इसीलिए भाषा के अंतर्गत इन दो तत्वों को महत्व दिया जाता है, इन दो तत्वों के क्रम का अनुसरण किया जाता है और इन तत्वों को प्रवाह क्रम के अनुसार अनुसरण के लिए स्पष्ट किया जाता है। क्योंकि जब भाव आएंगे तो बोलते हैं और यहाँ पर भावों को लिखा जाता है, ब्लैक बोर्ड पर लिखा जाता है। और वही लिखना, पढ़ना, सुनने और बोलने और सुनने के समान। इससे भाषा कौशल विकसित होता है और भाषा कौशल किस प्रकार विकसित होता है कि शिक्षक जब लिखता है तो छात्र पढ़ते हैं और जब छात्र जो अपनी कॉपी में लिखता है वो ये पढ़कर उसमें गलतियां निकालते हैं तो लिखने का कौशल भी विकसित होता है, भाषा का कौशल भी विकसित होता है, दोनों एक साथ होते हैं। सुनने के दौरान भी जब सुनते हैं, जब अध्यापक बोलता है तो छात्र सुनते हैं और छात्र सुनकर वापस अपने भावों के जब वो छात्र अभिव्यक्त करते हैं तो अध्यापक उसमें बहुत सारी गलतियां निकालते हैं। इस प्रकार भाषा का कौशल विकसित किया जाता है। जब हम यहाँ बात करते हैं लेखन कौशल, यानी लिखने की, तो लेखन कौशल चूंकि भाषा मौखिक ध्वनियों की अभिव्यक्ति है,
मौखिक रूप से जो बोली जाती है और उसको प्रतीकात्मक रूप में जब लिखा जाता है तो वो लेखन कौशल या लिपि बन जाती है। भाषण को वक्ता की मौखिक अभिव्यक्ति कहा जाता है और इसी प्रकार लेखन को उसकी लिखित अभिव्यक्ति। लेखन क्या है? लिखित अभिव्यक्ति है और लिखने के दौरान वह अपने भावों को अभिव्यक्त करता है। लिखने वाला अपने भावों को अभिव्यक्त करता है। लेखन के समय लिखने वाला अपने भावों को जो अभिव्यक्त करता है और उसके पश्चात पढ़ने वाला पाठक या जो वाचक होता है वह उस भावों को ग्रहण करता है। और इसके बीच में लेखन कौशल में सुधार के लिए जब पाठक या छात्र जो लिखा हुआ होता है ब्लैक बोर्ड पर उसको जब वो पढ़ता है तो वहां पर किसी न किसी प्रकार से उसके माध्यम से जब वो अपनी कॉपी में वापस पुनः लिखता है और अध्यापक जब उसको देखता है, उसकी नोटबुक चेक करता है, उस वक्त उसके लेखन कौशल को विकसित किया जाता है। वहां पर उसकी गलतियां निकलती हैं। और इसी में हम कह सकते हैं कि संबंधित ध्वनियों को एकाकी लिपि चिन्हों में जो अंकित किया जाता है वह क्या है? लेखन कौशल। संबंधित ध्वनि को एकाकी लिपि के चिन्हों में अंकित करना है लेखन कौशल। क्या है कि संबंधित ध्वनि को ध्वनियों को लिपि में अभिव्यक्त करना। लिपि में अभिव्यक्त करना लेखन कौशल है। इसी के साथ साथ शब्दों की संयुक्त ध्वनियों को लिपि में अंकित करना। शब्द को और सामान्य और द्रुत गति से शुद्ध वर्तनी में लिखना। शुद्ध वर्तनी में शब्दों को लिखना, ये सारे लेखन कौशल के अंतर्गत आएगा। इसी प्रकार जो अवसर के अनुसार भाव और विचार के अभिव्यक्ति के लिए जो उपयुक्त शब्द और पद हैं उसका चयन करना, कहाँ पर कौन से शब्द का चयन होगा। जैसे हम करते हैं नहीं कि जब पानी शब्द का हम अलग अलग जगह अलग अलग, जो पीने के लिए पानी है, भगवान को चढ़ाने के लिए जल है, अर्पित करने के लिए भगवान को अर्पित करने के लिए जल है, किसी के चरण धोने के लिए चरणामृत है, धोने के बाद वो चरणामृत बन जाता है। अलग अलग प्रयोग हम। तो इसी प्रकार कहाँ पर कौन से शब्द का प्रयोग किया जाए वो लेखन कौशल है। लिपि में सिर्फ अभिव्यक्त करना नहीं, लेखन कौशल के अंदर जब हम कौशल की बात करते हैं तो शब्दों को सही ढंग से लिखना, शुद्ध वर्तनी में लिखना, शुद्ध वर्तनी में लिखना भी लेखन कौशल के अंतर्गत आएगा। और इसी प्रकार वाक्यों को सही बनाना, सही वाक्यों का प्रयोग, भाव के अनुसार शब्दों का चयन,
ये सारे लेखन कौशल के अंतर्गत आएंगे। इसी प्रकार पठन कौशल के अंतर्गत जब हम पठन कौशल की बात करते हैं तो पठन क्या होता है कि आंखों के माध्यम से जो लिखा हुआ है उसका वाचन करना। आंखों के माध्यम से जो भी लिखा हुआ है उसका वाचन करना और उसका भाव ग्रहण करना। आंखों के माध्यम से ध्वनि चिन्हों को पढ़कर भाव ग्रहण करना। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है आंखों के माध्यम से। हो सकता है कोई जिसकी आंखें नहीं हो और वो किस प्रकार, वो भी कई बार पढ़ते भी हैं, तो उनके लिए एक ब्रेल लिपि होती है। वो हाथों को उस पर लगाता है, उसके उभरे हुए अंक होते हैं, उसके उभरे हुए अक्षर होते हैं, वो उस पर हाथ लगाता जाता है और पढ़ता जाता है। तो वो उसके माध्यम से पढ़ता है, आंखों के माध्यम से पढ़ता है। वो उसकी अपनी स्टाइल है। अंधों के संदर्भ में अगर हम कहें तो अंगुलियों से पढ़ता है, अंगुलियों के स्पर्श। यहाँ पर व्यक्तियों के संबंध में यहाँ पर आंखों के माध्यम है, तो यहाँ पर अंगुलियों के स्पर्श वो पढ़ते हैं। तो इस प्रकार पढ़कर वो भाव ग्रहण करते हैं और यही वाचन होता है। वक्ता श्रोता जब लिखित रूप से एक दूसरे के सामने होते हैं तो ये लेखन और वाचन का क्षेत्र बन जाता है। जब अध्यापक ब्लैक बोर्ड पर लिखता है, छात्र उसके सामने होते हैं और लेखक के रूप में वक्ता अपने भाव विचारों की अभिव्यक्ति किसी लिपि चिन्हों के माध्यम से करता है और वाचक पाठक के रूप में श्रोता लिपि चिन्हों को रूपांतरित करके ध्वनि समुच्चयों को परिवर्तित करते हुए उसके भाव विचारों को ग्रहण करता है। वाचन कौशल में प्रवीणता के लिए हम कह सकते हैं कि एकाकी लिपि चिन्हों को उससे संबंधित ध्वनियों को रूपांतरित कर सकना। यानी जो ध्वनि चिन्ह है उसको रूपांतरित करने की क्षमता। उसमें रूपांतरित करने की क्षमता कितनी है? देखिए, जैसे बहुत सारे व्यक्ति होते हैं ना, एक एक अक्षर पढ़ते हैं, आ, ओ, ए, मा, या, इस प्रकार एक एक अक्षर पढ़ते हैं बहुत सारे। तो इस प्रकार एक एक अक्षर नहीं, ये एक साथ पढ़ना, वो कितना जल्दी जल्दी ये कर सकता है, वो कितना जल्दी जल्दी ये काम कर सकता है, वो उसमें पाठन के दौरान कितना जल्दी जल्दी वो काम कर सकता है, वो उसकी पठन कौशल होगा। और इसी प्रकार से शब्दों की जो लिपि चिन्ह है उसको रूपांतरित वो किस प्रकार करता है, शब्द को किस प्रकार समझता है, शब्दों को समझना। वह लेखक के विचारों को, लेखक के भावों को किस प्रकार से समझता है और वो भाव और विचार किस प्रकार से आते हैं उसमें, ये उसका पठन कौशल पर आधारित होता है। और इसी प्रकार से एक सामान्य व्यक्ति
मौन वाचन करते हुए वो कितना जल्दी उस अभिव्यक्ति को, अपने भावों को ग्रहण कर सकता है। इसी प्रकार से वो लेखक के विचारों को कितना जान सकता है और कहां पर किस शब्द का प्रयोग किया है और वो क्यों किया है, उस भाव को समझना, साहित्यिक समझ को विकसित करना। साहित्यिक समझ जैसे लेखक ने लिखा है कि लिखा है कि कनक कनकते सौगुनी मादकता विपा अधिकाय। अब वो कनक कनक भाव उसको समझना, कनक क्या है, सोना है, कनक क्या है, धतूरा है, और वो क्यों लिखा है, उसको समझना, समझ पाना, उसको कितना समझता है नहीं समझता है। लाली मेरे लाल की देख लाल, लाली देखने मैं गई, मैं भी हो गई लाल। और ये लाल लाली ये सब क्या है, इनको समझना, वो लिखा हुआ पढ़ना और उसको समझना, वो उसका कौशल पर निर्भर करता है कि उसके अंदर पढ़ने का कौशल कितना है, उस पर निर्भर करता है। तो ये थे आज के आपके लिखने का कौशल और पठन कौशल, पढ़ने का कौशल। थैंक यू, धन्यवाद।